नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल जहां की जनता लगातार पूछ रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। कहीं एसआईआर का शोर तो कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी दल जो है सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हैं, लेकिन बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। बयानबाजी और चुनावी रण अभी से ही तैयार होने लगा है, सेट होने लगा है पारा। और ऐसे में बीजेपी और टीएमसी ने अपने अपने तर्कश में मुद्दों के जो तीर है वो तैयार कर लिए हैं। इनमें घुसपैठियों से लेकर बंगाली अस्मिता तक के मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इन दिनों बंगाल की राजनीति में जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है भड़काऊ बयानबाजी। टीएमसी विधायक मदन मित्रा का बयान अभी थमा भी नहीं था कि अब एक और ममता दीदी के नेता ने उग्रवादी बयान दे दिया है। वक्फ के नाम पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता के बयान ने ममता बनर्जी की पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और बड़ा सवाल उनको लेकर अब खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या टीएमसी के भीतर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, क्या कोई इस पर नजर नहीं रखता है। टीएमसी अल्पसंख्यक फोरम के अध्यक्ष वाजिद उल हक का कहना है कि वक्फ की रक्षा के लिए अगर आतंकी बनना पड़े तो मैं उग्रवादी भी बनूंगा। अब उनका ये जो बयान है सीधे तौर पर उकसावे वाली और खतरनाक मानसिकता को दर्शाते हुए नजर आता है। अब चलिए डिटेल्स अब आपके सामने रखेंगे कि ममता बनर्जी के जो ये नेता है वो क्यों आखिर ऐसा कह रहे हैं कि वो आतंकवादी बनेंगे और क्यों इसके पीछे जो है अब चर्चाओं का बाजार तेज हो चुका है। ममता का नेता बनेगा आतंकी, कोट अनकोट, यानी कि आतंकी बनने की जो ये मिसाल यहाँ पर इस नेता ने पेश की है उसकी वजह क्या है आप बता देते हैं आपको। एक बार फिर से टीएमसी नेता का भड़काऊ बयान सामने आया है जिसमें सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए कि यदि वक्फ को इसी तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो वो आतंकी बनना पसंद करेंगे, उग्रवादी बनना पसंद करेंगे। वक्फ के नाम पर टीएमसी नेता वाजिद उल हक का ये जो बयान है इसने सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार जो है वो खोल दिया है और वक्फ के लिए हथियार उठाएंगे वाजिद उल हक। वो कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि आतंकवादी बनना पड़े वो भी बनेंगे, वक्फ की रक्षा के लिए आतंकी बनना पड़े तो मैं बनूंगा। ये हक जो कहते हुए नजर आए इस बयान को लेकर कि अब जो है बीजेपी हमलावर है, बीजेपी जो है सवाल पूछ रही है, बीजेपी जानना चाह रही है कि आखिर ये जो प्रतिक्रिया है इसके मायने क्या है और टीएमसी के नेताओं को आखिर हो क्या गया है, क्यों इतना तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की जो ये आग है भड़काने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि किस अंदाज में टीएमसी नेता वाजिद उल हक अपनी उग्रवादी सोच को उजागर कर रहे हैं। सुनवाते आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। রক্তবিন্দু পর্যন্ত রক্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াকফ থাকবে, ওয়াকফকে আমরা কেড়ে নিতে দেব না। আমরা লড়াই করব, আমরা শান্তিপ্রিয় লড়াই করতে যাই। যদি মনে করেন জঙ্গি হতে হবে আমরা জঙ্গি হয়েও লড়াই করে দেখিয়ে দেবো, আমাদের হককে ছিনিয়ে নিতে দেব না। तो तृणमूल कांग्रेस पर उग्र बयानबाजी को लेकर सवाल कोई नए नहीं है। इससे पहले भी पार्टी के कई नेताओं ने बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू किया था। टीएमसी के लिए असहज स्थिति पैदा करते हुए कभी अनुशासन के नाम पर तो कभी अन्य चीजों के नाम पर। एसआईआर की आपने स्थिति देखी होगी, वहां पर एसआईआर को लेकर कैसे चर्चाओं का बाजार तेज था। वहां पर भी कहा गया कि जानबूझकर चुनाव से पहले ये मुद्दा जो है केंद्र सरकार ला रही है। हाथ पैर तोड़ने जैसी धमकियां तक दी गई तो कभी चुनाव के दौरान ही हिंसा और धमकियों को लेकर पार्टी नेताओं के वीडियो भी सामने आते रहे। अब विपक्ष का आरोप है कि ममता बनर्जी की टीएमसी में ऐसे बयानों पर या तो देर से कार्रवाई होती है या फिर मामला ही दब जाता है, मामला ही ठंडे बस्ते में चले जाता है। यही वजह है कि अब वक्फ को लेकर वाजिद उल हक के कथित बयान को इसी कड़ी में देखा जा रहा है जहां उग्र भाषा का इस्तेमाल कर माहौल को भड़काने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। भड़काऊ बयान में किस तरीके से टीएमसी के जो नेता है वो माहिर है, डिटेल्स अब आपके सामने रखते हैं। यहां पर देखिए पहले भी कई दफा ये बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। टीएमसी नेताओं के भड़काऊ बयान कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले कई दफा हमने देखा है। हुमायूं कबीर को याद कीजिए, मदन मित्रा को आप याद कीजिए और इसके बाद अब कल ही तो ये तस्वीर सामने आई थी जहां किस तरीके से कृष्ण मंदिर को लेकर के तस्वीर सामने आई। ममता के करीबी मदन मित्रा ने विवादित शर्मनाक बयान दिया था। विवादित बयान में किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी थी और कहा था कि भगवान
भगवान राम को सीधे सीधे मुस्लिम तक करार दिया था, कहा था कि भगवान राम तो मुस्लिम है, वो मुसलमान तबके से आते हैं। टीएमसी नेता कृष्णदास ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने क्या कहा था वो आपको बताते हैं। कृष्णदास ने कहा था, जिसमें वो विवादित बोल कहते हुए, विवादित बयान देते हुए कहते हुए नजर आए थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे भाई जैसे हैं। ये वही जो दो देश है जिनके लिए तस्वीर जो है अभी दुश्मन भरी स्थिति से देखा जाता है, दुश्मन की निगाहों से देखा जाता है, और उनके लिए कहते हुए नजर आए ये कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही भाई जैसे हैं। बांग्लादेश की कट्टरता का असर बंगाल की राजनीति पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी अब सीधे सीधे इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। बीजेपी ने कहा कि बंगाल में बांग्लादेश वाले हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है, जो वो नहीं होने देंगे। बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हालांकि बंगाल की बांग्लादेश से तुलना को टीएमसी ने भड़काऊ और समाज तोड़ने वाली कोशिश बताया है। टीएमसी अब ये कह भी रही है तो इसमें भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। टीएमसी हर जो बयान है वो इसी तरीके से तोल मोल कर देती है, जो कि सीधे सीधे उनको राजनीति करने में, वोट बैंक की सियासत खेलने में कहीं ना कहीं मदद करे, उन्हें बूस्टअप दे। लेकिन टीएमसी नेता वाजिदुल हक ने जो धमकी दी है वो बीजेपी के आरोप है, जो सीधे सीधे बीजेपी कटघरे में खड़े कर रही है, टीएमसी को साबित कर रही है, सीधे जो है स्पष्ट कर रही है। मुर्शिदाबाद में कुछ वक्त पहले वक्फ कानून के नाम पर हिंदू विरोधी हिंसा हुई थी, और बीजेपी उसकी भी अब याद दिला रही है। बीजेपी कह रही है, याद कीजिए उस दौरान भी मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था। मुर्शिदाबाद की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही सामने आई थी जब टीएमसी ने ये आग लगाने की कोशिश की थी। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि बीजेपी का टीएमसी पर यह हमला जो है वो किस तरीके से नजर आ रहा है। भड़काऊ बयान पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा है और सीधे सीधे कटघरे में अब टीएमसी की सरकार को ले आए हैं। बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी है, मुख्यमंत्री है, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के इशारों पर ही ये सारा कुछ हो रहा है। बेशक से जो बयान है वो नेता इनके दे रहे हैं, लेकिन इशारा और सीधे सीधे हामी है मुख्यमंत्री की। बंगाल की राजनीति पर बांग्लादेश का असर पड़ रहा है, लेकिन बंगाल को कभी बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जैसे हमने देखा बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, बंगाल में भी प्रयास कोशिश यही है। बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा। सीधे सीधे बीजेपी ने यह कहा है, स्पष्ट किया है, केंद्र सरकार की जो नीति है, नियत है, वो इस ओर काम कर रही है। घुसपैठ को लेकर के जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं पेश हो रही है, और सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी ऐसे बयानों से खुद को अलग मानती है, या फिर मौन समर्थन देकर इसे वैध ठहराने की भी कोशिश कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि टीएमसी सत्ता की राजनीति में तुष्टीकरण की हदें पार कर चुकी है, और इसी वजह से उसके नेताओं की जुबान पर इस तरह के शब्द आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या, उस पर क्या अब क्यों चुप्पी साधे हुए ममता बनर्जी है। एक सत्ताधारी दल से जुड़े नेता की ओर से आतंकी और उग्रवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल न सिर्फ संविधान का अपमान है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी बेहद खतरनाक है, गंभीर खतरा बन सकता है। विपक्ष जो लगातार जो है सवाल कर रहा है, विपक्ष टीएमसी से साफ जवाब मांग रहा है। क्या पार्टी इस बयान का समर्थन करती है, या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते चुप्पी साधे हुए, मौन साधे हुए। आलोचकों का कहना है कि अगर ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह संदेश साफ जाएगा कि टीएमसी की शय पर यह सब कुछ हो रहा है, और ममता बनर्जी की इसमें हामी है। ममता बनर्जी ने ग्रीन सिग्नल दिया है, जिसके बाद ये नेता जो है लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। उग्र और भड़काऊ सोच को मौन स्वीकृति क्या मानी जाए। ऐसे में इंडिया डेली भी टीएमसी से सवाल पूछ रहा है। इंडिया डेली के ज्वलंत सवाल अब आपके सामने रख देते हैं। वो ज्वलंत सवाल क्या है, जिसमें बंगाल को लेकर के अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल दर्शकों ये कि देखिए, क्या ममता ऐसे बयानों से खुद को अलग मानती है। इंडिया डेली इस सवाल को पुरजोर तरीके से टीएमसी सरकार से भी पूछ रहा है, और ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उनसे भी पूछ रहा है। अब वही देखिए, दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या मौन समर्थन देकर वैध ठहराने की कोशिश की जा रही है।
चुप्पी साधे हुए हैं ममता बनर्जी, कुछ नहीं कह रही है, कोई पोस्ट अब नहीं सामने आया है, एक्स पर कुछ नहीं पोस्ट किया है, यानी कि अब सीधे सीधे ये मौन समर्थन क्या वो दे रही हैं। और तीसरा बड़ा सवाल अब आप रखिए जरा, क्या टीएमसी राजनीति में तुष्टीकरण की हदें पार कर रही हैं? तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर कि वोट बैंक के मद्देनजर सब कुछ जायज है, चाहे वो आतंकी को लेकर शब्द हो, उग्रवादी को लेकर शब्द हो। वो आतंकी उग्रवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्या सही है? ये भी अहम सवाल है। क्या ये नेता के जो बोल है, टीएमसी सरकार में जो नेता है वो अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए था? और इससे पहले क्या सोचा नहीं जाना चाहिए? नेता इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो आने वाले समय में जब चुनाव होगा, जनता जब पूछेगी, सवाल करेगी, वोट देने के लिए जब निकलेगी, तो क्या इन शब्दों को दिमाग में रखकर वोट डालेगी? और क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या संविधान को तार तार नहीं किया जा रहा इन शब्दों के इस्तेमाल से? और इंडिया डेली के जो ये सवाल है, ये अपने आप में दिखाते हैं कि ममता सरकार अब चारों तरफ से घिर चुकी है। और अब ये सवाल देखिए, क्या ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त कार्रवाई इस मद्देनजर से कि यहां पर ममता बनर्जी इसको लेकर के कुछ रुख साफ रखे। टीएमसी पर पहले भी राजनीतिक हिंसा, तुष्टीकरण और बयानबाजी की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक हिंसा के मामलों ने पार्टी की छवि को लेकर बड़े और गहरे सवाल खड़े किए हैं। अब ऐसे में अगर पार्टी से जुड़े नेता आतंकी या उग्रवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई सख्त और स्पष्ट संदेश क्यों नहीं आता? एक्स पर पोस्ट क्यों नहीं होते? और ममता बनर्जी यहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? आप इस बार क्यों नहीं कह रही है वहां पर आकर कि ये बयान जो है गलत है, और उनको लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इससे पहले जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर राग अलापा था, उस दौरान तो सीधे सीधे निकाल दिया गया था, पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन इसके बाद मदन मित्रा हो या कृष्ण मंदिर को लेकर के बयान देने वाले व्यक्ति की बात हो, और अब यहाँ पर आतंकी उग्रवादी जैसे बयानों का इस्तेमाल करते हुए जो ये वाजिदुल हक है, इनको लेकर के क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? चुप्पी भी सवालों के घेरे में बांटती जा रही है। विपक्ष का सीधा आरोप है, यानी विपक्ष में कौन है? बीजेपी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि टीएमसी बार बार विवादित बयानों से दूरी बनाने के बजाय उन्हें राजनीतिक फायदे के लिए क्या नजरअंदाज करती है, इग्नोर करती है? ये बड़ा सवाल है दर्शकों, और इसी को लेकर क्या पूछा जा रहा है कि क्या ममता के नेता अब आतंकी बनने जा रहे हैं? डिटेल्स अब आपके सामने रखेंगे। एक बार फिर से देखिए, वक्फ के नाम पर टीएमसी नेता वाजिदुल हक जो है बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो डिटेल्स हमने आपके सामने रखी, जहां पर किस तरीके से चुनाव अभी दूर है, चुनाव अभी नजदीक नहीं है, डेट्स का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी ये बयानबाजियों का दौर क्या कह रहा है? टीएमसी की ध्रुवीकरण की जो राजनीति है ये क्या कह रही है? इसको लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान, बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़े होंगे, और संजय यादव नेता बीजेपी के मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। डॉक्टर शिवानंद उलियालकर को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, और साथ ही साथ आचार्य दीपी शास्त्री, माफ कीजिएगा, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ कुछ ही पलों में महबूब रजा, राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सभी से सवाल किए जाएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा शिवानंद जी आज आपसे ही रहने वाला है। हम जो देख रहे हैं, चुनाव अभी नजदीक भी नहीं है, चुनाव आने में अभी समय है, बहुत वक्त है, तिथियों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन एक के बाद एक हम देख रहे हैं टीएमसी के जो नेता है बयानबाजी ऐसी दे रहे हैं, धर्म को कटघरे में रखकर, धर्म को मद्देनजर रखकर। यार बात करूं मैं बाबरी मस्जिद को लेकर, श्री कृष्ण मंदिर को लेकर, और अब तो आतंकी उग्रवादी भी इस चैप्टर में आ गया है। सर, इस तरीके की बयानबाजी क्या शय पर नहीं हो रही है ममता बनर्जी की? क्या उनको ग्रीन सिग्नल ममता बनर्जी नहीं दे रही है? आप नहीं मानते क्या? वेरी गुड मॉर्निंग रितु जी और पूरा पैनल को नमस्कार। देखिए, जिस तरह से भाषा मर्यादित होना चाहिए, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके ऊपर ममता बनर्जी ने एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे भाषा का सपोर्ट कभी नहीं करते। दूसरी बात देखिए, इनका क्या हुआ पता नहीं है। अभी जो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को जला के युवा युवती को मार रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? राजनाथ सिंह सर का भी जिम्मेदारी क्या है? इन लोगों ने वहां के एक्स प्राइम मिनिस्टर को लाके इंडिया में रखा है, तो कम से कम जहाँ हिंदू लोग हैं उधर सुरक्षित कहाँ है? प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट हाउस में खुद बोला कि हिंदू उधर बांग्लादेश में हिंदू को
पीट रहे हैं, एक्शन एक्शन लीजिए। तो नरेंद्र मोदी जी एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शिवानंद जी, अदानी आप बिजली बड़ी दिया है पार्टी है बांग्लादेश को। विपक्ष के, एलओपी आपके पार्टी से हैं, राहुल गांधी आपकी पार्टी से, आप आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं, इसको लेकर तस्वीर भी पेश होती है। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी पश्चिम बंगाल की तस्वीर जो है, पश्चिम बंगाल की तस्वीर ये कह रही है कि वहां पर सीधे सीधे ममता बनर्जी जो है चुप्पी साधे हुए हैं। अभी क्यों एक्स पर पोस्ट नहीं कर रही हैं, अभी क्यों ट्विटर का इस्तेमाल वो नहीं कर रही हैं? अगर ऐसा ही कुछ और अगर बीजेपी शासित राज्य में होता तो अभी तक आ गया होता पोस्ट, अभी तक क्यों नहीं आया? रितु जी, मेरा कहना एक ही है, अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे तो इस भाषा अगर इन्होंने कर रहे तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, मैं पहले ही बोला। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने थोड़ा सभ्यता के लेके कानून है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के एक्शन होना चाहिए। अगर बांग्लादेश में हिंदू को पीट रहे, जला रहे, तो देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है, चौकीदार का जिम्मेदारी क्या है? हिंदू सुरक्षित ही नहीं है। अगर पूरा देश में, आज देखिए दिल्ली में चीफ मिनिस्टर हिंदू है, यूपी में हिंदू है, बिहार में हिंदू है, देश के प्रधान हिंदू है, होम मिनिस्टर हिंदू है, तो हिंदू असुरक्षित क्यों है? पर अभी टीएमसी तो इंडी बांग्लादेश में गठबंधन में है ही नहीं, टीएमसी इंडी गठबंधन में है ही नहीं। अभी तो वो अपने आप को अलग रख रही है, अलग थलग। अभी पूरी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान भी हमने देखा था इंडी गठबंधन का हिस्सा वो है ही नहीं। लेकिन मैं अगर जानना चाहूँ, अभी मेरे साथ डीपी शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। डीपी शास्त्री जी, आपका ये पक्ष क्या समझ में आता है क्या? अब राजनीति इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि टीएमसी के एक नेता आतंकी, उग्रवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कहा जाए तो कान पर जू भी नहीं रेंग रही है ममता बनर्जी की, एक बार भी इसको लेकर कहा नहीं। कार्रवाई तो चलिए बहुत दूर की बात है। ब्राह्मण सेवा संघ जो वृंदावन है, भारत की तरफ से हम घोर निंदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ममता जी भी हिंदू है। अभी हमारे भाई सब चर्चा कर रहे थे, शिवानंद जी, तो ममता जी जो है भड़काऊ भाषण या भड़काऊ लोग बोले जा रहे हैं हिंदुत्व के लिए, संविधान के लिए, भारत के लिए, तो उनको भी तो कोई एक्शन लेना चाहिए। वो क्यों नहीं एक्शन ले पा रही है अपनी पार्टी की तरफ से? जो मुख्यमंत्री है तो इतना निर्बल तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, बलशाली है, अभी सत्ता में है। और इस तरह के जो लोग बोले जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद हम ये कर देंगे, हम कत्लेआम कर देंगे, हम शस्त्र उठा लेंगे, तो ये सब तो कहीं से शोभा नहीं देता है। ये तो मानवता का भी और संविधान का भी, दोनों चीजों का संसार करने वाला वक्तव्य है जो दिया गया है बंगाल से। सबसे बड़ी चीज है शांति से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। एक टाइमलाइन को अगर हम रखे सामने, पूरी क्रोनोलॉजी को अगर मैं समझूं, तो ये पहली बार तो नहीं हुआ है, इससे पहले कई दफा हो चुका है। हुमायूं कबीर तो नई पार्टी बनाने का भी जो है तस्वीर पेश कर चुके हैं। उन्होंने तो 6 करोड़ रुपए भी चंदा इकट्ठा कर लिया मस्जिद के लिए, वहां पर नींव भी रखी। अब ऐसे में अगर मैं कहूँ, इसके बाद फिर मदन मित्रा सामने आ जाते हैं, कृष्ण मंदिर को लेकर बात आ जाती है, एक मुसलमान तबके से आने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण मंदिर बनाने को लेकर के बात कह देता है। तो सर, ये क्या आपको समझ में आ रहा है कि आगे की राजनीति चमकाने की कोशिश के तहत किया जा रहा है क्या? देखिए, राजनीतिक तो चमका ही रहे, साथ में हमारे हिंदू छवि को, सनातन प्रेमियों को, जो हिंदुस्तान ऋषि मुनि की परंपरा से देवताओं की भूमि है, इतने बड़े बड़े संत महात्मा इस भूमि में हुए। जब तक के बंगाल में भी बहुत बड़े क्रांतिकारी लोग, बड़े तपस्वी लोग, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग बंगाल में भी हुए। उस स्थान पर इस तरह के भाषा मर्यादा को तोड़ते हुए और आगे समाज में जो दिया जा रहा है, हम इससे बड़े आहत भी हैं और दुखी भी हैं। गवर्नमेंट को, सरकार को, प्रशासन को बंगाल के इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए कोई मापदंड तैयार करना चाहिए। ममता जी को दंड देना चाहिए। अगर वो नहीं दे पाती हैं बंगाल में, तो समझिए कि मौन रूप में वो स्वीकार है, वो स्वीकार कर रही हैं और चीज करा रही हैं। और इस स्वीकृति पर ही सवाल किए जा रहे हैं डीपी शास्त्री जी, इस स्वीकृति पर ही सवाल किए जा रहे हैं कि वो क्यों चुप हैं, उनकी जबान से इसको लेकर के लफ्ज क्यों नहीं निकल रहा है। संजय यादव मेरे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, अब मैं उनका रुख जरा कर लेती हूँ।
संजय यादव जी, पश्चिम बंगाल में आप विपक्षी पार्टी का जो है कहे तो भूमिका निभा रहे हैं, वहां पर आप सवाल कर रहे हैं ममता बनर्जी से भी, उनकी पार्टी से भी, लेकिन अब जो ये सियासत है ना, ये अब उस ओर तक आ गई है, उस छोर तक आ गई है। यहाँ पर अब आतंकी शब्द भी जायज माना जा रहा है, उग्रवादी शब्द भी जायज माना जा रहा है। जायज इस मद्देनजर क्योंकि अभी तक तो ममता बनर्जी बोली नहीं है, कार्रवाई तो चलिए बहुत दूर की बात है अभी। देखिए, पहले तो इस बयान का मैं निंदा करता हूँ और दूसरा बात रह गया ममता जी का। तो ममता जी का पार्टी में जो भी नेता है वो चाहते हैं कि इस तरह का बयानबाजी करके हम अपना वोट परसेंट को आगे बढ़ाएं। इनके पहले भी एक नेता बयान दिया था कि बाबरी मस्जिद मैं बनाऊंगा, और अगर इनका आया कि मैं आतंकवादी या उग्रवादी बनूंगा, इससे साफ जाहिर होता कि मानसिकता इनका जो है किस और ले जाने चाह रहा बंगाल को। इसलिए ममता बनर्जी को अभी तुरंत तत्काल जो बयान दिए हैं उनको तो पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए था। जिस तरह से हुमायूं को उन्होंने पार्टी से बाहर किया, इनको भी पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था।